हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th की एनसीईआरटी का, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, स्टार्ट किया था। और इसका इसकी 8 क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। तो आज उसी क्रम में इसका पार्ट नंबर 9 होगा, जो कि अंतः विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग प्रश्नावली 7.2 आपकी कंटिन्यू हो रही थी। ठीक है। और अभी तक हमने 8 प्रश्नों को पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो पहले समझते हैं क्या करना है इसमें। तो समझिएगा भाई। मान लेता हूं कि कोई एक रेखाखंड AB है। क्या है? रेखाखंड AB है, ए और बी। ठीक है। और इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। सुनिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं A इतना और B इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभक्त किया गया है। तो मान लेता हूं ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो 4 भागों में मान लेता हूं कि ये बिंदु P1 है, ये बिंदु आपका P2 है और ये बिंदु आपका P3 है। ठीक है। तो जो AP1 है वो P1 P2 के बराबर है, और P1 P2 जो है वो P2 P3 के बराबर है, और P3 B जो है वो P2 P3 के बराबर है। कहने का मतलब ये चारों सेक्शन जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इसी P1 का, P2 का और P3 का मान बताना है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बिंदु A का निर्देशांक -2, 2 और बिंदु B का निर्देशांक माइनस नहीं 2, 8 ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो बस इन्हीं बातों को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। और लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि माना बिंदु बिंदु P1, P2 व P3 रेखाखंड रेखाखंड AB को AB AB को 4 बराबर भागों में 4 बराबर भागों में विभक्त करते हैं या विभाजित करते हैं, जो भी लिखना हो, विभक्त करते हैं। ठीक है। अतः AP1 बराबर होगा P1 P2 के, बराबर होगा P2 P3 के, और ये भी बराबर होगा P3 B के। ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर हम कहें P1, यहाँ पर लिखेंगे चित्र से अगर हम कहें तो चित्र से हम कह सकते हैं कि P1 रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को यदि
M1 अनुपात M2 में विभक्त करता हो तो M1 is to M2 बराबर। तो अगर मैं कहूं कि P1, ध्यान से देखिएगा, अगर ये P1 रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर ये 4 सेक्शन हैं, अगर ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट और ये भी आपका 1 यूनिट बनेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? तो अगर मैं, माफ करिएगा, यम1 की बात करूं तो यम1 कितना है आपका 1 यूनिट, लेकिन यम2 की बात करूं तो M1 कितना पड़ जाएगा, देखिए 1 यूनिट, लेकिन M2 की बात करूं तो M2 आपका यहां से लेकर यहां तक है, तो 1, 1, 2, 1, 3, M2 कितना पड़ जाएगा, 3 यूनिट। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं M1 जो होगा वो 1 अनुपात 3 होगा। बोलिए क्या ये बात आप समझ पाए क्या? क्योंकि जो चारों भाग हैं वो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं, सेम है, ठीक है। तो ये बात आप कह सकते थे। अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर, अतः बिंदु बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक आप जानते हैं अंतः विभाजन का सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिंदु P का मतलब P1 का, ठीक है। और यहाँ अगर M1 की भाई मैं बात करूं तो M1 आपका कितना है, 1, और x1 इसको मान लेता हूँ, y1 इसको, और x2 इसको और y2 इसको। तो 1 गुना 2, बोलिए 1 गुना 2 प्लस M2 x1, 2, 3 गुना माइनस 2, 3 गुना माइनस 2 और पूरे का बटे 1 प्लस 3, कॉमा यम1 की बात करूं तो यम1 1 गुना 8, 1 गुना 8 प्लस यम2 3 गुना 2, 3 गुना 2 बटे 1 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचेगा कितना, देखिए ध्यान से, 2 एक कम, 2 माइनस 3 दूनी 6 बटे कितना, 3 एक 4, कॉमा 8 एक नम 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटे 4, ठीक है। तो फाइनली आपका P1 का निर्देशांक होगा, P1 का निर्देशांक, P1 का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 में से 2 घटेगा, -4, तो 4 बटे 4, कॉमा 8 6 14 बटे 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एक नम 4 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14। तो P1 का निर्देशांक निकल के आया -1, 7/2। ये आपका P1 का निर्देशांक आ गया। इसी तरीके से आपको P2 का निर्देशांक निकालना है, और P2 का निर्देशांक निकालने के लिए फिर से मैं इतनी बातों को नहीं लिखूंगा, यहीं पर क्या करूंगा, आपको समझा देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसी पर चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फिर से अगर मुझे P2 निकालना होगा तो P2 के लिए हम कहेंगे, चूंकि रेखाखंड P2 जो है, रेखाखंड AB को P2 अगर M1 अनुपात M2 में विभक्त करता हो,
तो बात समझिएगा, अगर हम P2 के संदर्भ में बात करें, तो P2 के संदर्भ में अगर आप बात करें, तो P2 होगा क्या? P2 जो होगा AB का मध्य बिंदु होगा। बोलिए हाँ कि नहीं, कैसे? आप बात समझिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो P2 अगर M1 आप कहेंगे ये है, तो M2 क्या होगा? M2 आपका ये होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? अगर मैं M1 के लिए पूछूं कि M1 का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट कितना? 2 यूनिट। और M2 का पूछूं तो P2 से B तक की दूरी 1 यूनिट कितना? 2 यूनिट। कहने का मतलब M1 अनुपात M2 में अगर विभक्त करेगा, तो M1 अनुपात M2 P2 के लिए होगा कितना? 2:2। 2:2 यानी कि 1:1। बोलिए हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या करेगा? मध्य बिंदु का काम करेगा। किसका करेगा? मध्य बिंदु का। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम ना P2 का रहने देते हैं। P2 का अगले पेज पर ही निकाल लेते हैं। ये P1 जैसा था वैसा रहने देते हैं इसको। ठीक है? P2 कैंसिल किया और इनको कैंसिल किया। ठीक है? यहाँ पर मैं सबसे पहले P3 का निकाल ले रहा हूँ। P3 रेखाखंड AB को अगर M1 अनुपात M2 में विभक्त करता हो, तो M1 अनुपात M2। अगर P3 की बात करूं तो P3 कितना देखिए, 3 यूनिट अनुपात 1 यूनिट। यानी M1 आपका निकल के आएगा कितना? 3। M1 कितना निकल के आएगा? 3 यूनिट। और अभी ध्यान दीजिएगा कि आपका M1 ना यहाँ तक आया है। P3 के लिए यहाँ तक आएगा। और अगर M2 की बात करूं तो M2 इज इक्वल टू 1 यहाँ तक आएगा। ठीक है? तो सुनिएगा आगे। अगर मैं P3 का निर्देशांक लिखूं तो P3 के निर्देशांक के लिए ध्यान दीजिए, जहां पर आपका M1 1 था, अभी यहाँ हो जाएगा कितना? 3। कोई दिक्कत? चलिए। और जहां पर आपका M2 3 था, वहां पर अभी हो जाना है कितना? 1। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, यहाँ पर भी आप अरेंज कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा। ठीक है? चलिए समझते हैं क्या किया है हमने। M1 की वैल्यू रखूंगा कितना अभी? 3 गुना 8 और प्लस 1 गुना 2। कैलकुलेट कर लेते हैं अब चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? और चाहे 1+3 कहूं या 3+1 कहूं, बात एक ही होगा, तो इससे आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना। 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24 और प्लस 2 एकम 2। तो फाइनली आपका जो P3 निकल के आएगा, P3 का निर्देशांक जो निकलेगा, वो हो जाना है कितना भाई? सुनिए, 6 में से 2 घटा कितना? आप कहेंगे 4/4, कॉमा 24 और 2, तो 24 और 2 कितना होता है? आप कहेंगे 26/4। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, यानी 1:13/2। ये आपका निकल के आएगा क्या? P3 की वैल्यू। तो P3 कितना निकल के आया? तो आप कहेंगे 1:13/2। और अगर नेक्स्ट पेज पर हम P2 की वैल्यू निकालें, P2 की, किसकी? P2 की। तो P2 के लिए मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, तो आपको ज्यादा आसानी होगी अगले पेज पर इनको समझने की। चलते हैं नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। चलिए, यहाँ पर अगर हम कहें, बात करें किसके लिए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु P2 रेखाखंड
AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है क्योंकि क्योंकि अगर हम बात करें M1 अनुपात M2 किसके लिए? P2 के लिए बात कर रहा हूँ अभी। किसके लिए बात कर रहा हूँ भाई? P2 के लिए। और ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर P2 के लिए आप बात करेंगे तो P2 ये है, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं M1 की बात करूँ तो आप कहेंगे 2 यूनिट और अगर P2B की बात करूँ, M2 की बात करूँ तो M2 बराबर भी कितना है? 2 यूनिट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 अनुपात 2 यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर होगा कितना? 1 अनुपात 1। हाँ कि नहीं? तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु बिंदु P2 का का निर्देशांक बराबर अभी क्या है कि P2 मध्य बिंदु है किसका? AB का। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। आपको लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए मध्य बिंदु सूत्र से। किससे? मध्य बिंदु सूत्र से। बात समझ पाए? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x1 कितना? तो आप कहेंगे x1 है -2। x1 कितना? -2। अगर मैं कहूँ x2 कितना? तो आप कहेंगे x2 है +2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 8 2 प्लस 8 बटे 2 और यहाँ से आप कह सकते हैं 2 में से 2 घटा आप कहेंगे 0 बटे 2 कॉमा 10 बटे 2 और 2 पंचे 10 और 0 बाई समथिंग आप जानते ही हैं 0,5। तो बिंदु P2 का भी निर्देशांक निकल के आया कितना? 0,5 और P1 का मैंने ऑलरेडी निकाला था शायद 0, या -1 कॉमा ऐसा कुछ करके आया था। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आप वीडियो को बैक करिएगा और बैक करने के बाद देखिए वहां पर मैंने लिखा था, जो भी आएगा आप वहां P2 की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा और आज प्रश्नावली 7.2 का लास्ट प्रश्न जो कि होगा 10वां, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 कह क्या रहा है भाई? प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है और ये ध्यान दीजिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 और -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको संकेत में दिया है कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो उनके विकर्णों के गुणनफल के 1/2 गुना के बराबर होता है। बात समझ पाए क्या? तो सबसे पहले बात समझते हैं कि समचतुर्भुज आखिर होता क्या है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति, आप भी ये बात बोलते रहिए, 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी क्या हो? चारों भुजाएं परस्पर बराबर हों और एक दूसरे के समांतर हों, वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। लेकिन आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और बोलिए, सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और उनकी सम्मुख भुजाएं भी परस्पर समांतर हों, तो ये तो प्रॉपर्टी आपका वर्ग भी होता है। तो फिर वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस क्या है? है भाई। तो ध्यान दीजिएगा जो वर्ग होता है उनके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीख रहे हैं, बात समझिएगा। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को
समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं और ना ही बराबर होते हैं। बात समझ पाए? कहने का मतलब ध्यान दीजिए, समद्विभाजित तो करेंगे, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट आपका O होगा तो AO बराबर होगा OC के, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जो OD होगा वो बराबर होगा OB के, लेकिन कहीं पर ये जरूरी नहीं है कि AC आपका बराबर हो BD के। तो यही डिफरेंस है आपका समचतुर्भुज और वर्ग में। तो प्रश्न में क्या कहा है कि समचतुर्भुज के शीर्ष 3,0, तो ए का निर्देशांक मैं कह देता हूं 3,0, बी का निर्देशांक आपको दिया है कितना 4,5, बिंदु सी का निर्देशांक -1,4 और बिंदु डी का निर्देशांक आपको दिया है -2, -1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी का एरिया निकालना है। एरिया मतलब पूरा ये वाला पार्ट आपको निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए। तो अगर मुझे इस समचतुर्भुज एबीसीडी का एरिया चाहिए तो इनके विकर्णों का मान पता होना चाहिए, और विकर्ण का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का यूज करेंगे और एसी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण एसी विकर्ण एसी की माप एसी की माप और विकर्ण एसी की माप अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र का आप यूज करिए, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब बात आती है कि x2 x1 और y2 y1 क्या है, तो आप एसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसी भी निर्देशांक को आप x1 और y1 और इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 -1 -3 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब जानते हैं -4 का स्क्वायर होता है कितना 16 प्लस 16 और 16 16 कितना भाई, तो आप कहेंगे 2 बार 16 और 16 का वर्गमूल तो 4, तो 4√2 यूनिट आपका निकल के आया विकर्ण एसी। इसी तरीके से आप निकालेंगे क्या, विकर्ण बीडी की माप विकर्ण बीडी की माप या दूरी विकर्ण बीडी की माप। तो यहाँ पर भी आप दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस बात को मैं कह दूं क्या, इस बात को अगर मैं कह दूं ये अपना x2 है, ये y2 है और ये x1 ये y1 है, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ रूट x2 की बात करूं -2 -4 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2 -4 -6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 और प्लस 36 यानी 2 बार 36 और आप जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है 6√2 यूनिट। ये आपका निकल के आ गया क्या, भुजा विकर्ण बीडी। ठीक है, विकर्ण कितना हो गया बीडी हो गया। और आगे अगर हम चलें तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं या फिर संकेत में भी आपको दिया है, मे भी आपके एग्जाम में संकेत ना दिया हो तो आपको याद भी रखना है, समचतुर्भुज का समचतुर्भुज ए बी सी डी का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा? विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जो आपके विकर्ण है, यहाँ पे AC है और इनटू BD है, ठीक है। अगर 1/2 मैं AC की बात करूं तो AC आपका आया है कितना? 4√2 यूनिट। कितना आया है? तो आप कहेंगे 4√2 यूनिट। 4 को और बेहतर तरीके से लिख दें तो 4√2 यूनिट। और अगर मैं BD की बात करूं तो BD आपका आया है 6√2 यूनिट। कितना? BD आपका आया है 6√2 यूनिट, ठीक है। तो समझिएगा √2 और √2 2 बन जाएगा, बोलिए हाँ कि नहीं। और 2 से 2 में भाग करेंगे, भागफल 1 आ जाएगा। और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना? 24। और चूंकि आप एरिया निकाल रहे हैं और ये एरिया क्या होता है? यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण ABCD का जो क्षेत्रफल निकल के आया भाई वो कितना आया? तो 24 यूनिट स्क्वायर आपका आना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चंस जो कि 1 से 10 तक थे और सारे एग्जांपल्स जो कि शायद 5 थे, आपको कायदे से समझ में आए होंगे। और विश्वास मानिए कि इन सारे प्रश्नों में से ना आपका एक प्रश्न जो कि मिनिमम 4 नंबर का और मैक्सिमम आपका 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनना तय है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्या है? इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको आप क्या करेंगे? घर पे बैठ के रिपीट करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को कम से कम आपको प्रयास करना है कि 2 बार, सभी प्रश्नों को कम से कम कितनी बार? 2 बार आपको अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है और तब सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम लोग यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो तो उनका क्षेत्रफल निकालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसिए और एग्जाम की तैयारी को अपने और नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो बस इन्हीं सभी शुभाशीषों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।